देवर की बारात में गांव और शहरी बहू की ड्रेस। डमी पर ड्रेस तैयार करते हुए। मैंने तो यहाँ से ड्रेस कुछ ज्यादा ही कट कर दी, इसका तो सारा डिजाइन खराब हो गया। अब क्या करूँ मैं? हे भगवान, हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। अब पूजा में क्या पहनूंगी मैं? शारदा जी, पूजा का वक्त हो चला है। आप बाकी घर वालों को बुला लीजिए। पूजा का शुभ मुहूर्त सिर्फ 2 घंटे तक ही है। अरे शारदा बहन, पूजा तुम्हारे घर की है, लेकिन हम सभी काम छोड़कर समय से आ गए। तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ रह गईं? अब घर की लक्ष्मी के बिना थोड़ी ना पूजा की शुरुआत होती है। सुबह ही बोल दिया था दोनों से कि समय से तैयार हो जाना, लेकिन नहीं, इन्हें तो हमेशा लेट करना है। पता नहीं कहाँ रह गई हैं। मोनिका, पलक बहू, कहाँ रह गई हो दोनों? जल्दी से आ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। पूजा का मुहूर्त निकलता देखकर शारदा अपनी दोनों बहू को बुला रही होती है, तो वहीं मोनिका अपनी सास की आवाज सुन जब मोनिका अपना आउटफिट देखती है तो ये ड्रेस खास तौर पर मैंने पूजा के लिए डिजाइन की थी, और अब तो कोई और ड्रेस भी नहीं है जिसे मैं पूजा में पहन सकूं। लगता है अब इसे ही पहनना पड़ेगा। मोनिका अब न चाहते हुए भी अपनी डिजाइन की हुई उस खराब ड्रेस को ही पहनकर तैयार होने लगती है। और जब मोनिका उस ड्रेस को पहनकर नीचे पूजा स्थल में बैठे लोगों के बीच आती है तो पूजा में मौजूद कुछ औरतें मोनिका की उस अटपटी ड्रेस को देखकर हंसने लगती हैं। अरे मोनिका बहू, माना तुम डिजाइनर हो, लेकिन ये एक हाथ की बाजू छोटी और एक हाथ की बाजू बड़ी है। ये कौन सा नया फैशन आ गया मार्केट में? पता नहीं फैशन के नाम पर आजकल मार्केट में क्या क्या आ गया है। ये कैसा गाउन पहना है तुमने? एक बाजू छोटी और एक बाजू बड़ी। कोई नया फैशन आया है क्या? बड़ा ही बेहुदा फैशन है ये। इससे अच्छा तो तुम दोनों बाजू ही नहीं लगाती। मुझे लगा पूजा 2 दिन बाद की है, लेकिन कल आपने बताया कि आज हो रही है पूजा। एकदम से मैं अपनी ड्रेस तैयार नहीं कर पाई और जल्दबाजी में ये वाली बाजू थोड़ी ज्यादा कट गई। मोनिका उस छोटी बड़ी बाजू वाले गाउन को पहनकर पूजा की तैयारी करने लगती है कि तभी मोनिका की जेठानी पलक, जो अपने पेशे से दर्जी थी, वो एक अनारकली सूट पहनकर एक सिर पर पल्लू लेकर आती है। वो सूट वाकई काफी अच्छा था, जिसे देखकर पूजा में मौजूद सभी लोग पलक की ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। अरे पलक बहू, तुम्हारा ये सूट तो काफी सुंदर लग रहा है। इसकी बाजू भी कितनी अच्छी, कहाँ से लिया ये सूट? अरे चाची, आपको पता नहीं है, भाभी दर्जी हैं, उन्होंने खुद सिला है ये सूट। अरे वाह, ये सूट तुमने सच में खुद सिला है? बहू, अगर समय मिले तो मेरे लिए भी ऐसा ही सूट सिल देना। वैसे मोनिका बहू, बुरा मत मानना, लेकिन क्या फायदा तुम्हारा डिजाइनर की पढ़ाई करने का? माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन तुमसे एक गाउन की बाजू ठीक से नहीं बनी। तो वहीं तुम्हारी जेठानी ने दर्जी होकर भी कितना प्यारा सूट सिल दिया। अरे अरे बस बहुत हो गई बहू की तारीफ। चलो अब सब पूजा करते हैं। पंडित जी कब से कह रहे हैं। और पलक बहू, तुम फूल लेकर आ जाओ पूजा में चढ़ाने के लिए। जहां घर की बड़ी बहू पलक दर्जी होने के साथ साथ गांव से थी, तो वहीं मोनिका एक शहरी फैशन डिजाइनर होती है। कहने को उनके बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं था, लेकिन जब बात कपड़ों की आती तो दोनों का एक दूसरे से मुंह बनाने में देर नहीं लगती। ऐसी समय गुजरता है और मोनिका पलक के सबसे छोटे देवर रमन के लिए आज पूरा परिवार रिश्ता देखने के लिए जा रहा होता है। क्या बात है, आज तो तू नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। लगता है लड़की पर कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुझे इंप्रेशन जमाने की। अरे भैया, आप भी जब देखो मुझे छेड़ते रहते हैं। अब चलिए ना, कैब वाला कब से इंतजार कर रहा है। पहले तेरी दोनों भाभियों को तो आ जाने दे। रिश्ता इनके देवर के लिए देखने जा रहे हैं और तैयार ये दोनों ही हो रही हैं। पलक, मोनिका कहाँ रह गई? दोनों जल्दी से आ जाओ, वरना तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। शारदा अपनी दोनों बहू को बुलाने के लिए उनके कमरे में जाने लगती है कि तभी पलक और मोनिका नीचे आती हैं। पलक और मोनिका दोनों ने ही साड़ी पहन रखी होती है, लेकिन दोनों का लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन देखकर जैसे जैसे समय गुजर रहा है, अब तो ब्लाउज में भी डिजाइन निकलने लग गए। हमारे समय में तो एक सिंपल सा डिजाइन हुआ करता था। लेकिन माँ, अब आपका समय तो चला गया है। अब भाभीियों का समय है। भाभी, आप दोनों के ब्लाउज कितने अच्छे लग रहे हैं। जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं आप दोनों से अपने सारे ब्लाउज बनवाऊंगी। मुझे पता ही था कि सभी को मेरा ये लेटेस्ट ब्लाउज डिजाइन पसंद आएगा। पता है, इसे डिजाइन करने में मुझे 3 से 4 दिन का समय लग गया। इस 2.5 इंच के ब्लाउज को डिजाइन करने में तुम्हें 4 दिन का समय लग गया। मैं होती ना तो 4 दिन में ऐसे 250 ब्लाउज सिल देती। जो मैंने ब्लाउज पहना है ना, इसे तो मैंने बस 2 घंटे में रेडी कर लिया था। यही तो फर्क होता है डिजाइनर और दर्जी में। दिखा दिया अपना गंवारपना जेठानी जी। एक दर्जी और डिजाइनर में जमीन आसमान का फर्क होता है। कपड़े नाप कर, काट कर सिल देना, ये तुम दर्जी का काम है, लेकिन दिमाग में कई नई ड्रेस सोचना, उसे पेज पर उतारना, फिर डिजाइन करना, ये सब हम डिजाइनर का काम है। और तुम देखना, एक दिन मैं भी बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी। पता नहीं ये कब खुली आंखों से सपने देखना बंद करेगी। क्या कुछ कहा तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं।
कुछ नहीं मेरी प्यारी देवरानी, लगता है आपके कान बजने लग गए हैं। वहाँ से आकर मैं आपके कानों में गर्मा गर्म सरसों का तेल डाल दूंगी, फिर अच्छे से आपके कान के पर्दे साफ हो जाएंगे। अरे तुम लोग आ रहे हो या मैं अकेले चला जाऊं रमन को लेकर? सारा समय तो तुम लोगों ने यही निकाल दिया। मिथिलेश की बात सुनकर अब पूरा परिवार गाड़ी में बैठ जाता है और कुछ देर में वो लोग लड़की वालों के घर आ जाते हैं। सभी को लड़की पसंद आती है और अब रमन का रिश्ता अलीशा से तय हो जाता है। वैसे पलक जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका ये ब्लाउज का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल ऐसे डिजाइन बहुत चल रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसे सेम टू सेम डिजाइन में अपने लिए ब्लाउज सिलवा लूं। ये ब्लाउज आपने कहाँ से सिलवाया है? जरूर कोई अच्छा डिजाइनर होगा। किसी डिजाइनर ने नहीं, बल्कि मैंने खुद ब्लाउज को बनाया है। मैं दर्जी हूँ ना, कपड़े बनाना तो मेरा काम है। वैसे ममता जी, आपने मेरे ब्लाउज की तारीफ नहीं की। ऐसा ब्लाउज तो आपने आज से पहले कभी देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है। इस डिजाइन को सोचने में मुझे पूरा एक दिन निकल गया। डिजाइन तो आपका अच्छा है, लेकिन इसकी बाजू ना के बराबर है और अब ऐसे ब्लाउज तो मैं पहन नहीं सकती। ऊपर से ठंड भी शुरू हो चुकी है। पता नहीं आपको ठंड क्यों नहीं लग रही। आपको देखकर तो मेरी कपकपी छूट रही है। अलीशा की भाभी ममता की बात सुनकर पलक मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। तो वहीं मोनिका को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और अब वो लोग रिश्ता तय करके अपनी होने वाली बहू को शगुन देकर घर आ जाते हैं। और अब 1 ही 2 दिन गुजरे होते हैं कि शाम का वक्त होता है। दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही होती हैं। मोनिका, ये तुमने पिज्जा जैसा क्या बनाया? देखने में तो पिज्जा नहीं लग रहा, पर है भी। अरे मैंने एक नया इन्वेंशन किया है। मैंने पिज्जा सैंडविच बनाया है। अच्छा दिख रहा है ना? अब बस इसे थोड़ी देर के लिए बेक होने को रख देती हूँ, फिर सब गर्मा गर्म खाएंगे। अब तो तुम खाने में भी फैशन करने लग गई हो। तुम्हारा फैशन जब कपड़ों पर नहीं चल रहा तो भला खाने पर क्या चलेगा? खाने को तो खाना रहने दो। तुम कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं दिखा रही हो? भूलो मत, अगर तुम एक दर्जी हो तो मैं भी डिजाइनर हूँ। लोगों के कपड़े सिलकर तुम दर्जी बनी हो, लेकिन मैंने लाखों रुपए खर्च किए डिजाइनर बनने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा कोई फैशन नहीं दिख रहा, क्योंकि डिजाइनर होकर भी हर बार तुम मुझसे मात खा जाती हो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये तो बहुत मामूली सी चीज थी। चीज तो अब आने वाली है। कुछ समय में हमारे देवर की शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाएगा। फिर देखते हैं कि कौन शादी के फंक्शन और बारात में लोगों से वाहवाही बटोरता है। हमारे गांव में एक चीज कहते हैं कि कभी खुली आंखों से सपने नहीं देखना चाहिए। तुम भी वही कर रही हो अभी, पर कोई बात नहीं। हर किसी को सपने देखने का हक है। सपना तुम देखो और तारीफ मैं बटोर ले जाऊंगी। अब दोनों ही गांव शहरी बहुओं में ये शर्त लग जाती है कि कौन शादी के फंक्शन और बारात में सबसे अच्छी ड्रेस पहनेंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और घर की दोनों बहुओं पर अपनी अपनी होने वाली छोटी देवरानी की शादी की शॉपिंग की जिम्मेदारी आती है। पलक और मोनिका अलीशा को लेकर मॉल में शादी के लिए शॉपिंग के लिए जाते हैं। यहाँ तो कितने सुंदर सुंदर लहंगे हैं। मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप दोनों भी अपने लिए लहंगे पसंद कर लीजिए ना यहीं से। अलीशा, यहाँ हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए आए हैं, हमारी नहीं। और रही बात ड्रेस की, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं शादी के सारे फंक्शन और शादी के लिए खुद ड्रेस तैयार करूंगी। तुम तो जानती हो ना कि मैं एक डिजाइनर हूँ। वाह भाभी, फिर तो आप बिल्कुल यूनिक ड्रेस पहनोगी ना। मैंने आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखी है। वहाँ पर आपने कई तरह की नई ड्रेस डाल रखी है, लेकिन आपके ज्यादा फॉलोवर्स क्यों नहीं है? वो क्या है ना अलीशा, जमाना तो नया चल रहा है, लेकिन इनके डिजाइन पुराने हैं, बस इसीलिए। इस जमाने में वेस्टर्न कपड़े तो हर कोई पहन लेता है, लेकिन ट्रेडिशनल कपड़े तो सबकी जान होती है, जैसे कि मैं पहनती हूँ। इसीलिए मैं शादी की सारी ड्रेस खुद बना रही हूँ। वैसे ही आजकल मार्केट में तो कुछ ज्यादा ट्रेडिशनल मिलता कहाँ है पहनने को। वो तो है भाभी, मैंने तो सोचा था कि अपनी हल्दी में 1 पीस पहनूंगी, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है साड़ी या सूट पहनो। अलीशा की शादी की शॉपिंग करवाकर भेजने के बाद अब दोनों बहुएं अलग अलग होकर अपनी अपनी ड्रेस को बनाने के लिए मटेरियल की शॉपिंग करती हैं। यहाँ तो ड्रेस के लिए काफी अच्छी लटकन और मोतियां हैं। भैया, आप ये सारे लेस 1 मीटर दे दीजिए और ये मोतियां भी दे दीजिएगा, और ये जितना भी सामान है ये भी दे दीजिए। वहाँ मोनिका एक बड़ी मटेरियल की दुकान पर जाती है। यहाँ तो स्टोन, राइम्स सब कुछ है। अच्छा हुआ मैं इस शॉप पर आ गई। कपड़ों के डिजाइन के लिए यहाँ पर काफी सारा मटेरियल है। वहीं पलक शॉपिंग करते हुए, इस शॉप पर भी काफी सारी चीज है। अब इन सामानों से इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस बनाऊंगी ना कि सब मोनिका को ही देखते रह जाएंगे। बड़ा घमंड है ना उस मोनिका को अपने डिजाइनर होने पर। मैं भी दिखा दूंगी कि हम दर्जी कुछ कम नहीं होते। मुझे तो ये सैंडल भी काफी अच्छी लग रही है। कपड़ों के साथ साथ मैं इसे भी नए तरीके से डिजाइन कर दूंगी। अब बस सब शादी और बारात में मुझे ही देखे जाएंगे।
2 से 3 घंटे लगाकर दोनों बहुएं जब ढेर सारा मटेरियल लेकर घर लौटती हैं तो सोफे पर बैठी शारदा। हे भगवान, तुम दोनों को मैंने अलीशा की शॉपिंग करवाने के लिए भेजा था, ना कि खुद की। तुम दोनों तो कह रही थी कि तुम अपने सारे कपड़े खुद बनाओगी, तो इतनी सारी शॉपिंग किस लिए करी है तुम दोनों ने? माँ जी, कपड़े बनाने के लिए तो शॉपिंग की है, इसमें सारा कपड़ा बनाने का मटेरियल है। ऐसा लग रहा है तुम्हारे देवर की नहीं बल्कि तुम दोनों की शादी है। अब जाकर सामान कमरे में रखो और आओ, ढेर सारे काम करने हैं। अभी कुछ दिनों में फंक्शन शुरू होने वाले हैं और अभी तक ये सजावट वाले नहीं आए। पता नहीं हर काम मुझे ही करना पड़ रहा है। ऊपर से ये अनुज और मोहित पता नहीं किस कोने में जाकर बैठ गए हैं। और रमन दूल्हा होकर भी दुल्हनों की तरह शर्मा रहा है। सबने दिमाग खराब कर दिया है मेरा। शारदा की बात सुनकर अब दोनों बहुएं जल्दी से अपने कमरे में जाती हैं और सारा सामान रखकर नीचे आकर शादी की तैयारी में लग जाती हैं। अगले दिन थोड़े बहुत काम करके मोनिका अब जल्दी से अपने कमरे में जाती है और एक नोटबुक पर हल्दी के लिए ड्रेस डिजाइन करने लगती है। ये डिजाइन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और नया डिजाइन बनाती हूँ। हाँ, ये डिजाइन सही रहेगा। मोनिका सबसे पहले स्केच बुक पर डिजाइन बनाती है और उसके अकॉर्डिंग हल्दी की ड्रेस के लिए फैब्रिक लेकर उस डमी पर लगाकर कट करने लगती है। तो वहीं अब मोनिका भी अपनी हल्दी ड्रेस पर काम कर रही है। उसके गले में इंची टेप था और वो मशीन पर अपना ड्रेस सिल रही थी कि तभी मोनिका की नंद अंजलि उसके लिए कॉफी लेकर कमरे में आती है। ये लीजिए भाभी, आपकी कॉफी अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। वैसे भी घर में हम 2 ही हैं जिसे कॉफी पीना पसंद है। भाभी, ये आपकी हल्दी का आउटफिट है ना, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। टॉप तो बहुत ही प्यारा है इसका। ये सब डिजाइनर का ही काम है। अभी तो ये बस इसका ऊपर का हिस्सा तैयार हुआ है। बॉटम के लिए तो मैं एक फ्रंट कट प्लाजो सोच रही हूँ या फिर इस पर स्कर्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो हल्दी की रस्म में कुछ दिन बाकी हैं। आपने इतनी जल्दी ड्रेस बनानी शुरू भी कर दी। और वहाँ पलक भाभी, वो तो बस घर के कामों में लगी हुई हैं। डिजाइनर और दर्जी में फर्क होता है अंजलि। दर्जी का काम सिर्फ कपड़े काट कर सिलना होता है, लेकिन डिजाइनर को बहुत सारी चीज देखनी होती है। और रही बात कुछ दिनों की, तो कुछ दिनों में मुझे और भी आउटफिट तैयार करने हैं। मोनिका का आउटफिट देखकर अंजलि अब नीचे आ जाती है और अपनी गांव वाली भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बंटवाती है। पलक भाभी, आप रमन भैया की हल्दी में क्या पहनोगी? मैंने तो एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस ली है। अरे, वो तो जब मैं पहनूंगी ना, तब तुम देख लेना, तुम सबको बहुत पसंद आएगी। अभी तक आपने ड्रेस बनानी शुरू भी नहीं की है, कब बनाओगी आप? मोनिका भाभी ने तो शुरू भी कर दी है। क्या फायदा, हर बार तो वो मुझसे मात ही खा जाती हैं। हमेशा तारीफ मिलने की वजह से पलक को अपने दर्जी के काम पर थोड़ा घमंड भी था। घर का सारा काम खत्म करके अब पलक भी अपनी हल्दी की आउटफिट बनाने में लग जाती है। बनाऊंगी तो मैं लहंगा ही, लेकिन अगर हाथ से इस पर कढ़ाई करूंगी तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, कपड़े को फूल के डिजाइन में काट कर इस पर चिपका देती हूँ, इससे नया डिजाइन बन जाएगा। अब पलक अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर कपड़े से कई तरह के सुंदर सुंदर फूल बनाती है, जिन्हें वो अपने लहंगे के ब्लाउज, लहंगे के बॉटम पर भी लगा लेती है। और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं और आज रमन की हल्दी का दिन होता है। पीला कुर्ता पहनकर रमन हल्दी के लिए स्टेज पर बैठा है और वहीं ढेर सारी औरतें, लड़कियां हल्दी की रस्म में नाच गाना कर रही होती हैं। शारदा बहन, कब तक नाच गाना ही करवाती रहोगी? कब से बैठा है लौंडा? अरे तुम ही शुरुआत कर दो इसे हल्दी लगाने की। हमारे यहाँ देवर को सबसे पहले हल्दी उसकी भाभी लगाती है। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गई। अंजलि बेटा, जरा देख कर तो आ। अंजलि अपने दोनों भाभियों को बुलाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी दोनों गांव और शहर की हल्दी की तैयारी की हुई ड्रेस को पहन कर आती है। मोनिका भाभी, ये ड्रेस तो आपके पहनने के बाद और सुंदर लग रही। कितना डिजाइनर लहंगा बनाया आपने हल्दी के आउटफिट के लिए। मेरी हल्दी में भी मुझे ऐसा ही लहंगा चाहिए। तुम आजकल की लड़कियां तो सिर्फ शो पर मरती रहती हो। अरे कोई जरा पलक बहू का लहंगा देखो। आज तक फूल हमने सिर्फ कपड़े पर बने हुए देखे थे, इस दर्जी बहू ने तो कमाल कर दिया। ऐसा लग रहा है कि असली के फूल लगा रखे हैं इसने। डिजाइनर तुम हो, लेकिन डिजाइनर वाले काम तो तुम्हारी जेठानी ने किए। लेकिन लग तो मेरी दोनों बहुएं सुंदर रही हैं। अब चलो जल्दी से आ जाओ और अपने देवर को हल्दी लगा दो। मोनिका और पलक हल्दी लेती हैं और एक तरफ से मोनिका तो दूसरी तरफ से पलक अपने देवर को मलमल के हल्दी लगाने लगती हैं। अरे भाभी, बस भी करो। आप पूरा हल्दी में मैरिनेट ही कर दोगी क्या मुझे? आपका देवर हूँ, चिकन का पीस थोड़े ना हूँ। देवर जी, आपको भी तो देवरानी जी की तरह गोरा गोरा बनाना है। चलिए अब चुपचाप से बैठ जाइए और हल्दी लगाने दीजिए। सभी लोग हल्दी की रस्म को काफी एंजॉय करते हैं और अब दोनों बहुएं अपने देवर की हल्दी में नाचती भी हैं। कई सारे लोग बार बार पलक से उसकी ड्रेस के बारे में पूछ रहे थे और कुछ तो उसकी ड्रेस की फोटो भी ले रहे थे। चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी हल्दी की रस्म में सेम टू सेम ऐसी ही ड्रेस बनवाऊंगी। पलक जितनी ही मोनिका ने भी मेहनत की थी, लेकिन मोनिका को जब कहीं से भी अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो वो काफी उदास हो जाती है।
और रस्म के बाद कपड़े बदलकर अपना फोन चला रही होती है कि तभी मोनिका देखती है कि उसके फॉलोअर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। मैंने इतनी मेहनत से ड्रेस बनाई थी, इतना महंगा महंगा मटेरियल भी यूज किया था, लेकिन किसी को भी मेरी मेहनत नहीं दिखी। कहीं पलक सही तो नहीं कह रही थी कि मैं डिजाइनर का काम छोड़कर एक मामूली दर्जी बन जाऊं? और ऊपर से मैं हर दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की ड्रेसेस की फोटोज डालती हूँ, लेकिन ना तो व्यूज आते हैं और ना ही फॉलोवर्स बढ़ते हैं। पता नहीं क्या ही होगा। 2 दिन बाद ही अब मेहंदी की रस्म होती है, जिसके चलते अब दोनों में फिर से अपनी मेहंदी की ड्रेस डिजाइन करने में लग जाती हैं। हल्दी का आउटफिट तो किसी को भी पसंद नहीं आया मेरा, लेकिन मेहंदी का आउटफिट जरूर सभी को पसंद आएगा। इस बार मैंने इंडो वेस्टर्न स्टाइल जो चुना है। फिर से तुम ड्रेस पर इतनी मेहनत करने लग गई। अरे रमन, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी सगा देवर है, नीचे आ जाओ, शादी की कितनी सारी तैयारी करनी है। खामखा तुम इतनी मेहनत कर रही हो। ड्रेस तो हर बार की तरह इस बार भी सभी को मेरी पसंद आएगी। हमारे भी शहर में एक लाइन कही जाती है, कुत्ता पाल लो लेकिन गलत फहमी मत पालो। इस बार देखना सभी को मेरा ही आउटफिट ज्यादा पसंद आएगा। वो तो देखा जाएगा। चलो अब नीचे आ जाओ। माना मैं घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी बनती है। अपना आउटफिट छोड़कर नीचे आकर मोनिका पलक के घर के कामों और शगुन की चीजों में मदद करने लगती है। तो रात को जब सब सोने चले जाते हैं तो पलक आराम से अपनी मेहंदी की आउटफिट बनाती है। एक मामूली सी ड्रेस बनाने में भी मोनिका को कितना समय लग जाता है, और एक मैं हूँ जो 2 घंटे में इस ड्रेस को बनाकर तैयार कर दूंगी। अरे ऐसे ही थोड़ी ना मैं दर्जी बनी, सालों की मेहनत है मेरी। मोनिका अपने कपड़ों में इतना ताम झाम कर रही है। कभी कभी चीज जितनी सादी हो उतनी अच्छी लगती है। एक तरफ जहां मोनिका मेहंदी की रस्म के लिए इंडो वेस्टर्न शरारा ड्रेस डिजाइन कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ पलक इस बार सिंपल लहंगा साड़ी बनाती है। और जब अगले दिन दोनों अपना अपना मेहंदी का आउटफिट पहनकर आती हैं तो अरे मोनिका बहू, तुमने तो अपना देवर की मेहंदी की रस्म में काफी बढ़िया ड्रेस पहनी है। अरे ऐसी ड्रेस तो तुम्हारी होने वाली छोटी देवरानी ने भी अपनी मेहंदी में नहीं पहनी होगी। ये ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। हमेशा हम कभी वेस्टर्न तो कभी इंडियन के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन ये इंडो वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। असली मजा तो ट्रेडिशनल कपड़ों में ही आता है। जैसे मैंने ये लहंगा साड़ी पहना है, साउथ इंडियन स्टाइल, बिल्कुल भी ताम झाम नहीं है इसमें, सिंपल सादा, कितना अच्छा लग रहा है। हर वक्त सिंपल सादी चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मोनिका का आउटफिट ज्यादा अच्छा लग रहा है। लोग मोनिका के आउटफिट की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वहीं अब जब शारदा मेहंदी के स्टेज पर बैठे अपने बेटे रमन के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए आती है तो माँ देखो ना, भाभी जबरदस्ती मेरे हाथों में मेहंदी लगवा रही हैं। मुझे मेहंदी नहीं लगानी। अरे मेहंदी लगाना तो लड़कियों का काम होता है, लड़कों का थोड़े ना। अरे पलक, अब तू ही समझा इस पगले को, ये रस्म होती है, लगानी पड़ती है। हाँ देवर जी, और कौन सा मेहंदी लगाने से आप लड़की बन जाएंगे। चलिए चुपचाप से मेहंदी लगवा लीजिए। दोनों भाभी बैठकर अपने देवर के एक एक हाथों में मेहंदी लगाती हैं। दोनों बहुएं मेहंदी लगवाने से पहले थोड़े बहुत किचन में जाकर काम निपटाने लगती हैं। देखा पलक, आज तो मेरे आउटफिट की कितनी ज्यादा तारीफ हुई है। सब लोग सिर्फ मेरे आउटफिट के बारे में ही पूछ रहे हैं। उन लोगों ने मुझे ब्राइड से भी कंपेयर किया है। अरे ये पहली बार हुआ है ना, इसीलिए इतनी ज्यादा खुश हो रही हो। मुझे तो रोज ही इन तारीफों की आदत है। वैसे भी अब मेन कंपटीशन तो हमारा बारात के दिन होगा। ये तो छोटे मोटे फंक्शन है, बारात में तो 100 लोग होंगे। देखते हैं कि बारात में किसकी ड्रेस सबसे ज्यादा कहर ढाएगी। अपनी मेहंदी और हल्दी के आउटफिट बनाने के साथ साथ दोनों बहुओं ने वेडिंग आउटफिट की तैयारी करना शुरू भी कर दिया था। तुम्हारे ये वेडिंग आउटफिट तो काफी यूनिक लग रहा है, लेकिन ये उतना स्टाइलिश नहीं है बारात के हिसाब से। जब पूरा बनेगा ना तो शादी के लिए बेस्ट रहेगा। एक तरफ शादी की तैयारी के साथ साथ जहां मोनिका की बारात में पहनने वाली ड्रेस आधी से ज्यादा बन चुकी थी, तो वहीं पलक ने अपनी बारात ड्रेस के लिए बना रही ड्रेस पर काम करना शुरू ही किया था। अब जल्दी से काम खत्म हो जाए, फिर जल्दी से जाकर ड्रेस में तैयार कर लूंगी, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। घर में शादी होने की वजह से पलक को हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ काम करने पड़ रहे थे। आखिरकार पलक सारे काम खत्म करके जब अपनी सिलाई मशीन पर जाकर बैठती है तो बहू तू यहाँ है और मैं तुझे बाहर ढूंढ रही हूँ। क्या आकर वापस सिलाई मशीन पर बैठ गई? अरे तू भूल गई, तू रमन की सबसे बड़ी भाभी है और सारे काम तुझे ही करने। चल अब जल्दी से बाहर आ जा। लेकिन माँ जी, मुझे बारात में पहनने के लिए ड्रेस भी तो बनानी थी। तू तो दर्जी के काम में माहिर है, यूं हाथ चलाएगी और ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन बाहर काम भी तो करने हैं। अपनी सास के कहने पर पलक अपना दर्जी का काम छोड़कर बाहर जाकर रस्मों में बैठ जाती है। तो वहीं जब थोड़ी देर बाद फिर से पलक ड्रेस पर काम करने के लिए कमरे में आती है तो फिर से उसे कुछ न कुछ काम पड़ जाता है। ऐसे ही रहा तो मैं कब अपनी ड्रेस तैयार करूंगी? मुश्किल से 2 दिन रह गए हैं शादी में, इतने सारे काम करने, ऊपर से ड्रेस भी बनानी है। फिर दिन भर शादी की रस्मों की वजह से पलक को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते अब जब पलक आधी रात में सिलाई करने बैठती है तो
यार एक तो शादी की वजह से मेरी नींद वैसे ही पूरी नहीं हो पा रही है, और अब जाकर थोड़ी घर में शांति है तो तुमने ये सिलाई का काम शुरू कर लिया। कहा था मैंने कि मेरे साथ चलकर कोई नई ड्रेस ले लो, पर तुमने मेरी कहाँ सुननी थी। अरे बस थोड़ी देर, फिर मैं बंद कर दूंगी ये काम, मुझे भी तो नींद आ रही है। शादी को एक दिन रह गया था और पलक की ड्रेस सिर्फ थोड़ी बहुत ही बनी थी, तो वहीं मोनिका ने ड्रेस बनाने के साथ साथ अपने साथ लाई मार्केट से सिंपल सी सैंडल को भी राइमस्टोन लगाकर बिल्कुल ब्रांडेड बना दिया था। बारात में जब मैं ये सैंडल पहनूंगी ना तो सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। पता नहीं पलक ने क्या ही बनाया होगा, जरूर कुछ ट्रेडिशनल आउटफिट होगा, हर बार तो वो वही बनाती है। पलक इस बार कुछ नया बनाना चाहती थी, लेकिन शादी की रस्मों और जिम्मेदारियों की वजह से पलक को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, और अब बारात निकलने में सिर्फ 2 से ढाई घंटे बचे थे और पलक की अभी तक ड्रेस तैयार नहीं हुई थी। ये लो, हो गया बेड़ा गर्क। अब तो लगता है कि कोई पुरानी साड़ी ही पहननी पड़ेगी। घर में इतने सारे मेहमान आए थे, उन्होंने कपड़े तो दिए हैं, उनमें से ही कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। अच्छा होता उनकी बात मानकर मैं मार्केट से ही कुछ ले आती। अपने देवर की बारात में पहनने के लिए पलक के पास ज्यादा कुछ अच्छा आउटफिट नहीं था, इसलिए वो काफी पहले बनाई हुई एक फुल स्लीव ब्लाउज वाली रेड कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। और अब जैसे ही दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना शादी का ड्रेस पहनकर बारात में आती हैं तो शारदा बहन, आज तो मानना पड़ेगा, मोनिका बहू ने तो कमाल कर दिया अपनी इस ड्रेस से। अरे बारात में हर कोई दूल्हे को देखता है, लेकिन आज किसी की भी नजर तुम्हारी शहरी बहू पर से हटेगी नहीं। आज तक तूने जितनी भी ड्रेस बनाई है ना, ये ड्रेस उनमें से सबसे अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन आई है। भाभी मानना पड़ेगा, आपकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हर बार कोई ना कोई अपने न्यू आउटफिट से आप हमें चौंका ही देती हैं, और आज तो आपने सच में हद ही कर दी। मुझे लगा बारात में सबसे सुंदर मैं ही लगूंगी, लेकिन नहीं। अरे आपके होते हुए कोई आपसे ज्यादा सुंदर लग सकता है। आपका आउटफिट कितना अच्छा लग रहा है। अरे अब मुझे यकीन हो गया कि हमारी मोनिका बहुत सही मायने में डिजाइनर है। डिजाइनर लोग ही ऐसी कलाकारी कर सकते हैं। लेकिन पलक बहू की साड़ी भी अच्छी लग रही है, भरी हुई है। पर तू तो कोई और ड्रेस बना रही थी ना, पर ये भी अच्छी लग रही है। अरे आंटी जी, आपको तो पता है कि मैं रमन की बड़ी भाभी हूँ, और जब देवर की शादी होती है तो बड़ी भाभी पर कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, तो बस इसीलिए ज्यादा वक्त नहीं मिला और ये साड़ी रखी थी वही पहन ली। एक औरत के सिवाय पलक की साड़ी की कोई भी तारीफ नहीं करता, जिससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसे मोनिका भी नोटिस करने लगी थी। तो वहीं अब मोनिका की डिजाइनर आउटफिट की वजह से हर कोई बारात में सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। फोटोग्राफर भैया, सबसे पहले आप भाभी के साथ मेरी फोटो लीजिए। मैं तो इसी फोटो को अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर भी लगाऊंगी। भैया मेरी बहू की फोटो लीजिए। आखिरकार दिखना चाहिए ना कि मैं भी डिजाइनर बहू की सास हूँ। जल्दी करिए, हम भी लाइन में हैं। सभी लोग मोनिका की ड्रेस की वजह से उसके साथ ढेर सारी फोटो खिंचवाते हैं, और अब मोनिका सबसे आगे बढ़कर अपनी नंद के साथ बारात में नाचते गाते हुए जाती है, तो वहीं पर पलक। मेरे तो सारे सपने धरे के धरे रह गए। सोचा था इकलौता देवर बचा है, धूमधाम से शादी में नाचते जाऊंगी, लेकिन अब क्या करूं। इस फुल स्लीव्स की ब्लाउज में तो सिर्फ ठंड से ही बची हूं मैं। उस दिन फंक्शन में तो इतनी तारीफ करी लोगों ने, लेकिन जिस दिन सबसे ज्यादा तारीफ मिलनी चाहिए तो उसी दिन फीकी पड़ गई मैं। कौन कहेगा कि बारात में दूल्हे की एक नहीं बल्कि दो दो भाभी हैं। थोड़ी देर में बारात बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाती है। मंडप में जहां दूल्हा दुल्हन फेरे ले रहे थे, वहीं उस समय भी हर कोई मोनिका की ही ड्रेस की तारीफ कर रहा था। उसे घेर कर सभी लोग खड़े थे जो उसकी तारीफ करते हैं, और वो हंसते जा रही थी। पर दूसरी तरफ कुछ को पलक की भी साड़ी पसंद आई थी। इसी तरह शादी के बाद 1-2 दिन गुजर जाते हैं और आज रमन और अलीशा का रिसेप्शन पार्टी होती है। क्या पहनूं रिसेप्शन में, कुछ समझ नहीं आ रहा। साड़ी पहन लेती हूँ, जब बारात में मुझे किसी ने नहीं देखा तो अब रिसेप्शन में कोई क्या ही ध्यान देगा। किसने कहा कि कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। तुम्हारे और मेरे लिए बिल्कुल मैचिंग आउटफिट्स हैं। कलर अलग है लेकिन डिजाइन बिल्कुल सेम है। पता है, इसे मैंने 2 सिंपल साड़ियों से बनाया है। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो ना। किसने कहा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ? माना हम दोनों में ड्रेस को लेकर थोड़ी खट्टी मीठी बातें हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपनी जेठानी से नफरत करूं। मैंने देखा था बारात में तुम काफी उदास थी, इसीलिए मैंने एक दिन में ही ये दोनों ड्रेस तैयार करी हैं। ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं इसे जल्दी से पहन कर आती हूँ, फिर हम लोग साथ में तैयार होंगे। इस पर हम लोग बिल्कुल सेम हेयर स्टाइल बनाएंगे। पलक अभी तक मोनिका को जितना गलत समझ रही थी, दरअसल मोनिका उतनी गलत थी नहीं। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी से आउटफिट और सेम हेयर स्टाइल के साथ जब रिसेप्शन पार्टी में आती हैं तो अरे वाह, मेरी दोनों देवरानी जेठानी ने तो बिल्कुल सेम ड्रेस पहन रखी है। ट्यूनिंग करी है ना आपने। एक मैं ही अलग बैठी हूँ। अरे पगली, तो तुम्हारा रिसेप्शन भी तो है, तुम्हें तो हम सबसे अलग दिखना है।
वो तो है भाभी, लेकिन अब मैं भी आ गई हूँ तो अब हम तीनों ट्यूनिंग करेंगे। मुझे तो ना ही डिजाइनर का काम आता है ना ही दर्जी का, तो अब ये आप दोनों की जिम्मेदारी है कि मेरे लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाए। आफ्टर ऑल मैं आपकी इकलौती छोटी देवरानी जो हूँ। हम जरूर अपनी देवरानी के लिए इससे भी अच्छे सुंदर सुंदर आउटफिट बनाएंगे। पलक की बात सुनकर सब हंसने लगते।